मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ ही कई एनडीए नेता भी मौजूद रहे। माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरयू के तट पर श्री राम कथा पार्क में 43वां रामायण मेला का आयोजन किया गया। रामायण मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि 4 दिवसीय इस मेले में कई आयोजनों के माध्यम से अवध की संस्कृति को सृजित किया गया। रामायण मेले में संयोजक ने बताया है कि इस रामायण मेले में रामायण के प्रसंगों पर आधारित भगवान के चरित्र को भी नहीं दर्शाया जाएगा, बल्कि उन्हें कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक एक राम राज्य संदेश देने का कार्य किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इसी अयोध्या धाम में महाराज दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अयोध्या के प्रति उनका क्या भाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने न केवल अयोध्यापुरी के बारे में बल्कि अयोध्या के नागरिकों के बारे में प्रभु का क्या अनुराग है, उनकी क्या कृपा है, ये उन्होंने उस समय भी व्यक्त किया था। याद करिए, अयोध्या ने भले ही उनके साथ न्याय न किया हो, लेकिन प्रभु ने कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखा। अयोध्या वासियों के प्रति, सनातन धर्मावलंबियों के प्रति उनका भाव तो हर सज्जन पुरुष को, सज्जन को संरक्षण देने का रहा है। उसे उन्होंने हर प्रकार का संरक्षण दिया और यही कारण है कि प्रभु की कृपा से आज एक बार फिर से हमारा अयोध्या धाम आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक वैश्विक नगरी के रूप में फिर से अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज अभिभूत है अयोध्या के अंदर। याद करिए, जब इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु का फिर से राम मंदिर में विराजमान हुआ है। वे फिर से वहां पर प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं। आयोजन अयोध्या में था, लेकिन उत्सव पूरे देश के अंदर थे, पूरी दुनिया के अंदर थे। हर सनातन धर्मावलंबी 22 जनवरी 2024 को, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव की अनुभूति कर रहा था, प्रफुल्लित था, आनंद की अनुभूति कर रहा था, भाव विभोर था। इस बात के लिए भाव विभोर था कि हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपने भौतिक चक्षु से नहीं अनुभव कर पाए, देख पाए, वह हम लोग आज देख रहे हैं। प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी दृश्य श्रव्य माध्यमों से उन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखा, सुना और उससे आनंद विभोर होकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। श्री राम के प्रति हमारा क्या भाव है और भारत का क्या भाव है,
इसका एक अनुभव करना हो तो गांव गांव में संत तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ किए गए रामलीलाओं का आयोजन और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उसकी लोकप्रियता इसका एक उदाहरण है। अगर आपको प्रभु राम के प्रति सनातन धर्मावलंबियों के मन में क्या भाव है इसका अनुभव करना है तो 1990 के दशक के दौरान जब दूरदर्शन ने रामायण सीरियल प्रस्तुत किया था, क्या दृश्य होता था। कौन ऐसा भारतीय था, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी था और कौन ऐसा भारतीय था जो रामायण सीरियल को देखने के लिए अपना 1 घंटे का समय आरक्षित करके बैठ न जाता हो। तब टेलीविजन इतने नहीं थे, लेकिन लोग दूर दूर तक जाकर के देखने के लिए जाते थे। ये प्रभु राम के प्रति भारत की सनातन श्रद्धा का प्रतीक है और इसीलिए तो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भारत की परंपरा तो उस परंपरा को मानती है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था। तब वेदांती जी भी बहुत जवान थे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हो चुके हैं। तो अब तो उनके मुंह से बोला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, लेकिन पहले उस समय जब जवान थे नारे लगाते थे कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बदायूं पहुंचे, जहां बेलसी में भव्य उनका स्वागत भी किया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बस स्टैंड का शिलान्यास किया। इस दौरान बेलसी विधायक हरीश साक्या, पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बेलसी में कई सालों से बस स्टैंड की मांग की जा रही थी। बदायूं पहुंचे परिवहन मंत्री का इस दौरान स्वागत भी किया गया। माननीय विधायक जी हरीश साक्य जी के प्रयास से और हमारे नगर पालिका के सहयोग से ये ज़मीन प्राप्त होने के बाद माननीय विधायक जी ने प्रयास करके ज़मीन दिलाई और इन्होंने बहुत प्रयास से इस परियोजना को स्वीकृत कराया। यहाँ की समस्या थी, यहाँ के आवागमन में लोगों को दिक्कत होती थी। अब ये बस स्टैंड बन जाने से बेलसी के लोगों को यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, देहरादून, नैनीताल या और भी प्रांतों में बसें जो है आने जाने लगेंगी, तो यहाँ के लोगों को आवागमन की सुविधा बहुत बेहतर प्राप्त होगी। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बहराइच और संभल में हुई हिंसा को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सपा प्रवक्ता ने कहा है कि जिनसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, वो अब संभल के लोगों की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पर वार करते हुए सपा प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी अपनी कानून व्यवस्था की असफलता को छुपाने के लिए जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन जनता सब जानती है। बहराइच के बाद संभल में हिंसा हो जाती है। देखिए, जिनसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, बहराइच के बाद संभल में हिंसा हो जाती है। रोज हत्या, लूट, बलात्कार, चैन स्नैचिंग हो रही है। कानून व्यवस्था से जनता का ध्यान कैसे हटाया जाए, इसलिए मुख्यमंत्री जी वो संभल के हिंदुस्तानियों की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं, उनके डीएनए से कर रहे हैं। जनता समझदार है, जनता जानती है कि यही भारतीय जनता पार्टी है। जब किसान आंदोलन कर रहा था तो किसानों को भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहने का काम किया था।
तो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था से अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान बांटना चाहती है, लेकिन ये जनता है, ये सब जनता। अमरोहा के हसनपुर में एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया है। लेखपाल की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही दर्जनों लेखपाल कोतवाली पहुंच गए। इस दौरान आरोपी लेखपाल से बात करने के लिए एंटी करप्शन टीम से जमकर कहासुनी भी हो गई। एंटी करप्शन द्वारा लेखपाल के खिलाफ की गई इस कार्रवाई से विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। साथी को एंटी करप्शन की टीम ने, मामला ये था 12:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे साथी को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ लिया है गांव अगरोला कला में। हम वहां पे देखने गए, तब तक हम पहुंचे तब तक वो टीम लेकर यहाँ कोतवाली में आ चुकी थी हमारे साथी को। उसके बाद हमने पता करा पूरी घटना का, वहाँ पे लोगों से भी पता करा, बाद में साथी से हमारे अभी बात हुई है। फर्जी तरीके से पकड़ा गया है एंटी करप्शन द्वारा। खुद पैसे दे के लेखपाल की छाती पे यहाँ लगा के उसके हाथ ज़बरदस्ती पैसों पे दे के और ज़बरदस्ती फिर उसमें केमिकल में धोए गए हैं, ज़बरदस्ती पकड़ा गया है। बिल्कुल झूठी घटना है। मैंने कहा चलो क्या बात है बताओ, मैंने कहा ये आधार वेरिफिकेशन हो, OTP आएगा, दिक्कत हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब मैं बाहर पहुंचा तो जब मैं बाहर पहुंचता हूं तो इन्होंने जेब में से पैसे निकाले और एकदम पकड़ाए मेरे हाथ में। ठीक है, इतनी देर में सब लोगों ने मुझे पकड़ लिया पीछे से आके, और क्या नाम है मेरे हाथ मेरे सीने पे चिपका दिए हैं नोट, और बल्कि एक हाथ में मेरे क्या नाम है हाथ में दबाए वो नोट। मुझे क्या पता क्या प्लान चल रहा है पीछे। नवाब आए, ये क्या नाम है, ये मुझको प्रेशर डालते हैं कि भाई पैमाइश का, मैंने उनसे बताया कि कानूनी कार्रवाई के तहत आप जो है ठियाबंदी डाल सकते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है, अब ये इन्होंने आज ये प्लान बना रखा, तो मुझे मुजफ्फरनगर में राणा स्टील फैक्ट्री पर छापेमारी करने आई जीएसटी टीम पर हमला और अभद्रता मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पूर्व बीएसपी विधायक शाहनवाज राणा और सपा के पूर्व सांसद कादिर राणा की 2 बेटी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने जीएसटी टीम के साथ अभद्रता और हमला मामले में आरोपियों की पहचान भी की है। उधर संबुल राणा के पति को भी हिरासत में लिए जाने की सूचना मिल रही है। रेड के दौरान जो इनके साथ बदसलूकी की गई, इनकी गाड़ी पे पथराव, जो आज डीजीजीआई मेरिट यूनिट की टीम द्वारा राणा स्टील्स की फैक्ट्री पे रेड के दौरान जो इनके साथ बदसलूकी की गई, इनकी गाड़ी पे पथराव किया गया और जो इनके अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की बदतमीजी की गई और यहाँ पे जो पथराव किया गया, भीड़ इकट्ठी की गई, इसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो टीम के द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर जो यहाँ पे मौके पे मौजूद थे शाहनवाज राणा और 2 अन्य महिला अभियुक्तों को अभी फ़िलहाल हिरासत में लिया गया है। इसमें जो यहाँ पे CCTV फुटेज लगे हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है, उनसे जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसमें किस किस के द्वारा किस किस तरीके से कृत्य किया गया है उसकी पहचान की जा रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में किसानों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 0 पॉइंट पर दिल्ली कूच करते हुए 120 महिला और पुरुष किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये किसान बिना अनुमति के धरने पर बैठे हुए थे और 0 पॉइंट से नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल की ओर निकल रहे थे। इससे पहले भी पुलिस प्रशासन ने 3 दिसंबर को दलित स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे 34 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 4 दिसंबर को हजारों की संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों की 0 पॉइंट पर हुई पंचायत के दबाव में जेल में बंद किसानों को सरकार को रिहा करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के सपनों को नया आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती के माध्यम से पंचायती राज विभाग के लिए मिर्जापुर के चयनित 22 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस मौके पर सदर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा समेत कई जनप्रतिनिधि और डीएम भी मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि सभी नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र के साथ ही उनके तैनाती स्थल पर भी नियुक्त कर दिया गया है। प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह ग की भर्ती के अंतर्गत जनपद मिर्जापुर में 22 ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति दी गई है, जिसमें से 14 लोगों ने अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत
कर दी है और उनको हमने नियुक्ति पत्र वितरण भी कर दिया है। साथ ही संबंधित क्लस्टर में उनकी तैनाती भी कर दी है। ये संबंधित जो ग्राम पंचायत सचिव हैं वो अपने सचिवों के साथ प्रशिक्षण लेते हुए अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करेंगे। सभी हमारे नए ग्राम पंचायत सचिव सभी को हमारे जनप्रतिनिधियों ने संबोधित भी किया है और उसके साथ ही इनको सभी जो योजनाएं हमारी चल रही है शासन की, उसके लिए विकास विभाग और पंचायती राज विभाग दोनों को निर्देशित किया गया है टेम्पलेट बनाकर उनका विवरण इनको उपलब्ध करा दें, ताकि अपने क्लस्टर्स में जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका ये क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक कर सकें। और यहाँ रुके ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जालौन पुलिस को IGRS पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण में पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। इसके साथ ही जिले के 21 में से 17 थानों को भी शिकायतों में निस्तारण करने पर पहली रैंकिंग मिली है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया है कि सभी थानों को निर्देश दिया गया था कि शिकायतकर्ता के साथ अच्छा तालमेल कर प्राथमिकता के आधार पर उनकी शिकायतों का निस्तारण किया जाए। अधिकारियों ने पोर्टल पर आई शिकायतों का मौके पर पहुंचकर निस्तारण किया। अधिकारियों की मेहनत से जिले के 17 थानों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह गा की भर्ती के अंतर्गत जनपद मिर्जापुर में 22 ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति दी गई है, जिसमें से 14 लोगों ने अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर दी है और उनको हमने नियुक्ति पत्र वितरण भी कर दिया है। साथ ही संबंधित क्लस्टर में उनकी तैनाती भी कर दी है। ये संबंधित जो ग्राम पंचायत सचिव हैं वो अपने सचिवों के साथ प्रशिक्षण लेते हुए अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करेंगे। सभी हमारे नए ग्राम पंचायत सचिव सभी को हमारे जनप्रतिनिधियों ने संबोधित भी किया है और उसके साथ ही इनको सभी जो योजनाएं हमारी चल रही है शासन की, उसके लिए विकास विभाग और पंचायती राज विभाग दोनों को निर्देशित किया गया है टेम्पलेट बनाकर उनका विवरण इनको उपलब्ध करा दें, ताकि अपने क्लस्टर्स में जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका ये क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक कर सकें। बरेली से संभल जा रहे हनुमान दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया है। ये सभी संभल जाकर विवादित जगह पर जलाभिषेक करने का ऐलान कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कार्यकर्ताओं को संभल जाने से रोक दिया। वहीं पुलिस के समझाने के बाद कार्यकर्ताओं ने संभल जाने का इरादा छोड़कर बरेली के रामपुर गार्डन में जलाभिषेक किया है। आँखें और उनके संदर्भ में दोनों। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी जनपदों का सभी विभागों की रैंकिंग की जाती है। उस निस्तारण को जनपद जालौन में हम लोग अपने प्रयास से गुणवत्ता परक कराने का प्रयास करते हैं। सभी जो कंप्लेनेंट हैं उनकी संतुष्टि हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। पूरा प्रयास करते हैं कि सभी संतुष्ट हों। उस निस्तारण के लिए हमारे 21 में से कुल 17 थानों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और जनपद जालौन की भी रैंक फर्स्ट है। 100 में 100 मार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं। यूपी सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं के ऑनलाइन निवारण के लिए समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली यानी IGRS प्रक्रिया लागू की गई है। इस प्रक्रिया में जालौन पुलिस को पूरे यूपी में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण के लिए जालौन पुलिस ने गंभीरता से इन शिकायतों को लेते हुए त्वरित इसका निस्तारण किया है, जिसकी हालिया रैंकिंग में जालौन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, जालौन के 21 थानों में से 17 थाने भी पूरे प्रदेश में प्रथम आए हैं। मामले को लेकर SP डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि जो शिकायतें दर्ज होती हैं उनको गंभीरता से लिया जाता है, साथ ही शिकायतकर्ता से एक तालमेल बनाकर इन शिकायतों का निस्तारण किया जाता है, जिस कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। जालौन से HNN के लिए नितिन कुमार। IIT कानपुर में इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट 2024 आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रोफेसर्स ने जानकारी भी साझा की है। बता दें कि इस मीट में देश के सभी IIT के खिलाड़ी शामिल होंगे। साथ ही स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स मीट में कई खेलों का आयोजन कराया जाएगा, जिसका शुभारंभ सुहास LY विश्व के नंबर 1 में सिंगल पैरा बैडमिंटन प्लेयर करेंगे। दरअसल IIT कानपुर को इस बार इस मीट की मेजबानी करने का अवसर मिला है, जिसको लेकर शहर और अन्य जिलों में 3 स्टेडियम भी IIT ने बुक करा दिए हैं।
जो टोटल हमारे पास 23 IITs है, सो ये 23 IIT से डिफरेंट स्पोर्ट्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, चेस, फुटबॉल, स्क्वाश, वेट लिफ्टिंग। ये जो जितने भी स्पोर्ट्स है, इन स्पोर्ट्स में डिफरेंट IIT अपना बच्चे भेजेंगे, कॉन्टिजेंट भेजेंगे, और उसका नंबर तय हो चुका है कि ये इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट का एक बोर्ड होता है जहाँ पे हर कोई IIT अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है एज ए डीन लेवल और एसोसिएट डीन लेवल और द चेयरमैन लेवल। तो उसमें तय हो चुका है कि कौन सा IIT से कौन सा गेम के लिए कितना बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट है, ये सारे IIT जो देश में करीब 23 IIT हैं, IIT कानपुर को मिला के, उनका एक वार्षिक सम्मेलन होता है जहाँ पे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, BTech के छात्र, BS के छात्र और छात्राएँ, वो ना सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएं, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ध्यान लगाएं, बल्कि खेलकूद में भी रुचि रखें, उससे उनका सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए सभी 23 IIT मिलकर एक वार्षिक आयोजन करते हैं। हर साल ये आयोजन किसी एक IIT की मेज़बानी में किया जाता है। इस बार IIT कानपुर और IIT इंदौर छात्रों का इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट है उसको आयोजित करेंगे